Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the next topic of operating system concepts in Linux. So in the last lecture we have discussed about a brief introduction of the Linux कि Linux क्या होता है, Linux के शेल कर्नल फीचर्स के बारे में हमने देखा था, हिस्ट्री के बारे में देखा था, साथ के साथ हमने देखा कि हम Linux को कैसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के ऊपर और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ तक जो था थ्योरी जो थी हमने देख ली थी बूट एंड रूट डिस्क तक, ठीक है। तो अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग से लेकर ये लास्ट यूमा सेटिंग तक। तो इनमें काफ़ी जो है कुछ कमांड्स हैं और कुछ जो है इसमें थियोरेटिकल पोर्शन है। तो जो कमांड्स होंगी वो जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनको मैं साथ साथ आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, और जो कुछ होंगी कमांड्स वो सिर्फ थियोरेटिकली हम स्टडी कर सकते हैं तो उनको मैं थियोरेटिकली आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग लाइनक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है आपका स्टार्ट करना है या आपने लाइनक्स को स्टॉप करना है, ठीक है। तो स्टार्ट का तो मतलब सिंपल ही है कि जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आपने पावर ऑन करनी होती है। वो हमने कल बूटिंग का प्रोसेस देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब बूटिंग हम करते हैं तो आपका ग्रब या लीलो ये डिसाइड करता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने लोड करना है, ठीक है। तो जब आप लोड करते हो तो आपका जो कुछ इनिशियल प्रोग्राम्स होते हैं वो कुछ रन होते हैं, उसके बाद जो आपका सिस्टम है वो अवेलेबल हो जाता है आपको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग का तो सिंपल है, स्टॉप का क्या है कि आपने शट डाउन करना है, ठीक है। एक तो हम GUI का यूज़ करके जो है स्टॉप शट डाउन कर सकते थे, जैसे हमने कल देखा था कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे ये शट डाउन की ऑप्शन आ रही, तो ये तो होगी GUI की ऑप्शन कि आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके आप शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप लॉग आउट भी कर सकते हो, रिबूट भी कर सकते हो, ये आपके ऑप्शंस हैं। अगर आपको GUI में ये ऑप्शंस नहीं मिलती तो आप जो है टर्मिनल के ऊपर कमांड्स भी चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कमांड है, या तो आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट प्रेस कर दो, ठीक है, तब आपको शट डाउन की ऑप्शन मिल जाएगी। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। कंट्रोल अल्ट डिलीट ये तीनों कीज़ प्रेस करनी है, या फिर आपको टर्मिनल पे जाके कमांड लिखनी है। कमांड क्या है आपकी? शट डाउन सिंपल, ठीक है। शट डाउन सिंपल कमांड है, अगर ये प्रेस करते हो तो ये शट डाउन कर देगा। अगर आप इसके साथ कुछ ऑप्शंस होती हैं, अब लाइनक्स में क्या है, जो भी आपकी कमांड है उसके साथ कुछ ऑप्शंस होती हैं, अगर आप उन ऑप्शंस का यूज़ करते हो तो वो कमांड उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। जैसे यहाँ पे अगर लिख दोगे आप शट डाउन प्लस 15 तो ये 15 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। अगर आप लिखते हो शट डाउन यहाँ पे नाउ कर दोगे तो अभी के अभी इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगी। अगर आप कर दोगे शट डाउन -r देन नाउ लिख दोगे, ठीक है, आप लिख दोगे शट डाउन, अगर आपने ये कमांड लगाई तो इट मीन्स क्या है कि ये अभी का अभी शट डाउन हो जाएगा, और आर का मतलब क्या है, ये दोबारा रीबूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कमांड है आपकी स्टार्ट और स्टॉपिंग की लाइनक्स को, ठीक है। उसके बाद आप लॉग इन लॉग आउट का सिस्टम हम इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है लाइनक्स में। तो लॉगिन का मतलब क्या है कि सिंपली हमने नाम रखा था, जैसे मेरे केस में मैंने GGDSD जो था वो नाम रखा था यूज़र का, ठीक है। तो लॉगिन इज सिंपली द नेम दैट यू सप्लाई टू द लाइनक्स। आप लाइनक्स को एक नाम सप्लाई करते हो जब भी आप लॉगिन करते हो, विंडोज़ में भी सेम ही होता है। सो ये जो नाम है, इस नाम को एज आइडेंटिफाई यूज़ करके हम जो है इसको अलाउ कर देते हैं कि वो किन किन चीज़ों को असेस कर सकता है, कौन कौन सी कमांड्स जो चला सकता है, ठीक है। तो हर जो लॉगिन नेम होता है वो नॉर्मली यूनिक ही होगा, ठीक है, और हर एक का कुछ पासवर्ड होता है। जैसे पासवर्ड हमने स्टार्टिंग में दिया था जब हमने लाइनक्स इंस्टॉल की थी, तो जब भी आप नया यूज़र बनाते हो तो उसका पासवर्ड हम लगाते हैं, ठीक है। अब हर जो भी है आपका लॉगिन, हर एक को डिफरेंट प्रिविलेजेस हो सकती हैं, मतलब हर एक को अलग अलग आप अथॉरिटी दे सकते हो कि वो क्या क्या काम कर सकता है इन अ सिस्टम, ठीक है। लाइनक्स में जो एक यूज़र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं रूट यूज़र बोलते हैं, या उसको सुपर यूज़र भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप रूट लॉगिन करते हो या एज अ सुपर यूज़र लॉगिन करते हो तो आपके पास हर तरह की प्रिविलेज होती है, आप सिस्टम में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, किसी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो सुपर यूज़र मतलब कंप्यूटर को ये लगता है, लाइनक्स को ये लगता है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको सुपीरियर माना जाता है। तो जो भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे लाइनक्स को, लाइनक्स एज इट इज़ वो एक्शन परफॉर्म कर देगी विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। बट इन केस अगर आप रूट यूज़र नहीं हो या सुपर यूज़र नहीं हो तो आपको कुछ प्रिविलेज होती हैं, मतलब आप ये कमांड्स चला सकते हो। अगर उन कमांड्स के अलावा कोई और कमांड चलाने की कोशिश करोगे तो लाइनक्स आपको
अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब लॉग इन लॉग आउट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पासवर्ड्स, ठीक है। तो पासवर्ड्स क्या है कि अगर आपने पासवर्ड लगाए होंगे तभी आप जो है अपने लॉगिन को सिक्योर कर सकते हो, मतलब जिसको पासवर्ड पता है वही लॉगिन करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता, ठीक है। अब रूट का जो पासवर्ड है वो नॉर्मली तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वो नल रखा जाता है, पर हम इसको ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जब इसकी हमें रिक्वायरमेंट है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो पासवर्ड को चेंज करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास कमांड है, वो है सिंपल पासवर्ड, PASSWD, तो ये कमांड होती है। तो आपने क्या करना, प्रॉम्प्ट पे जाना। अब लाइनक्स में जो प्रॉम्प्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक डॉलर एक हैश, ठीक है। जैसे हमारे केस में अभी देखिए यहाँ पे ये डॉलर आ रहा है, ठीक है। डॉलर का मतलब होता है सिंपल यूज़र, ठीक है। ये देखिए डॉलर आ रहा है, ये इसका मतलब होगा सिंपल यूज़र। अगर यहाँ पे हैश आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सुपर यूज़र, ठीक है। तो अगर मैं डॉलर पे पासवर्ड की कमांड चलाऊंगा तो मैं अपना पासवर्ड यानी कि यूज़र का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर मैं इस हैश पे जाके चलाऊंगा पासवर्ड तो इट मीन्स मैं रूट यूज़र का जो पासवर्ड है वो चेंज कर रहा हूँ। तो पासवर्ड चेंज करने का जो तरीका वो सेम ही है। पासवर्ड जब जब ये कमांड एंटर करोगे तो ये आपसे पूछेगा एंटर अ न्यू पासवर्ड, आप एक नया पासवर्ड एंटर कीजिए। उसी पासवर्ड को फिर हम रीटाइप करते हैं। अगर रीटाइप में ये दोनों पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका पासवर्ड चेंज, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा कि आपका पासवर्ड जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो रूट की हम बात कर रहे हैं, ये रूट जो होता है ये नॉर्मल लाइनक्स में जो है वो डिसेबल होता है, ठीक है। डिसेबल क्यों होता है, क्योंकि हमने बोला है कि जो रूट है इसको हम सुपर यूज़र मान के चलते हैं। जो भी इस रूट के थ्रू आप कमांड दोगे, लाइनक्स उसे ये समझता है कि ये इस यूज़र को सारी नॉलेज है, तो जो भी आप कमांड दोगे उसको वो एज इट इज़ जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली इसको जो है वो डिसेबल ही करके रखा जाता है रूट लॉगिन को। तो अगर आपने इसको इनेबल करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड्स हैं। आप क्या करोगे, डॉलर पे जाओगे, डॉलर पे जाके आपने लिखना है सूडो PASSWD पासवर्ड एंड रूट। तो जब ये काम करोगे तो ये जो है आपका इसको इनेबल कर देगा, और इनेबल करने के बाद ये आपको नया पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड एंटर कर देना है, ठीक है। ये इनेबल करने की कंडीशन है, अगर कमांड सॉरी। अगर इसको आपने डिसेबल करना है रूट को दोबारा, तो आप क्या लिखोगे, सूडो पासवर्ड देन -DL, DL मतलब डिसेबल हो गया, किसको करना है, रूट को, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लॉगिन लॉग आउट वाला जो आपका कंसेप्ट है वो ये इसमें आएगा, ठीक है। ये लॉगिन का था। अगर आपने लॉग आउट करना है तो आपके पास सिंपल कमांड होती है लॉग आउट, ठीक है। आप लॉग आउट कर दोगे तो आपकी आप सिस्टम से जो लॉग आउट हो जाओगे। लॉगिन मतलब आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, आप एज ए रूट भी लॉगिन कर सकते हो, आप नॉर्मल यूज़र भी लॉगिन करते हो। अगर नॉर्मल यूज़र हो तो आपके पास डॉलर आएगा, अगर आपके पास आप रूट लॉगिन करते हो तो आपके पास हैश वाला प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। पासवर्ड कमांड हम यूज़ करते हैं किसी भी पासवर्ड को चेंज करने के लिए। रूट को इनेबल करना है तो ये वाली कमांड है, डिसेबल करना है तो ये वाली कमांड है। तो आपको मेनली कमांड्स को ही यहाँ पे याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी टर्मिनल हैंडलिंग कमांड्स। नेक्स्ट है आपकी टर्मिनल हैंडलिंग कमांड्स, ठीक है। तो टर्मिनल हैंडलिंग कमांड्स क्या करती हैं कि टर्मिनल के ऊपर जो कुछ भी चलता है उसे हम टर्मिनल हैंडलिंग कमांड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने कल ही बात की थी, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये GGDSD, तो GGDSD क्या है, यूज़र @GGDSD मतलब क्या हो गया, ये आपके होस्ट का नाम है, यानी कि सिस्टम का नाम है, ऐसा बोलो। जैसे माई कंप्यूटर का नाम होता है आपके यहाँ पे विंडोज़ में, आपके पास यहाँ पे दिस PC में अगर जाओगे या इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे आपको इसका नाम मिल जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का। तो इसी तरह यहाँ पे होस्ट का इसका नाम है, जैसे इसका देखिए कंप्यूटर का नाम है डेल। तो लाइनक्स केस में क्या है, यहाँ पे ये होस्ट है, इसको होस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो टिल्ड साइन है, ये टिल्ड साइन आपका क्या शो करता है कि आप जो है होम डायरेक्टरी में बैठे हुए हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हम सिंपल कमांड्स चला लेंगे टर्मिनल हैंडलिंग की, जो बुक के अकॉर्डिंग है। जिनको रन करने के लिए हमें फाइल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कमांड्स भी हम साथ के साथ देख लेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल कमांड है आपकी वो है कैलेंडर, ठीक है। तो अगर आप सिंपल की CAL लिख देते हो तो आपको जो करंट मंथ का जो कैलेंडर है वो दिखाई दे जाता है, ठीक है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर मंथ का देखना है तो आप कर दो कैलेंडर 05, मतलब मेरे को मई का देखना है तो मैं इस तरह कर दूंगा, मेरे को मई का जो कैलेंडर है वो शो हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल कमांड हो गई आपकी कैलेंडर। तो इसका सिंटैक्स क्या हो गया, कैलेंडर
मतलब इसका डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि अगर कैलेंडर दोगे तो ये करंट मंथ का जो कैलेंडर है वो शो कर देगा। अदरवाइज़ आप जो है जिस भी मंथ का देखना चाहते हो या जिस भी ईयर का देखना चाहते हो तो उसका आप जो है वैल्यू दे दो तो वो उसका पूरा आपको शो कर देगा कैलेंडर, ठीक है। जैसे मैं 2021 किया था तो वो सारा कैलेंडर उसका शो कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट कमांड आती है इको। तो इको आप क्या है, जैसे हम प्रिंट करते थे यहाँ पे इको है, जो भी इको भी आप लिखोगे वो आपको रिटर्न करके ये प्रिंट कर देगा। जैसे मैं लिख दिया इको हेलो, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हेलो आ गया, ठीक है। इको जो मर्जी मैं लिख दूँ ये एज इट इज़ वही आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये नीचे सेम आ जाएगा। इको मतलब हमें प्रिंट करना है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम डॉलर लगाते हैं, ठीक है। वो डॉलर वाला सिस्टम जो है वो हम बाद में देखेंगे। जैसे हम अगर प्रोग्राम जब बनाएंगे तब ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। शेल प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है, पर वैसे अगर जैसे x की कोई वैल्यू है तो x की वैल्यू को यहाँ पे असाइन करना है तो आपको यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। जो भी x की वैल्यू होगी तो इको क्या करेगा, x की वैल्यू को जो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपकी डेट कमांड। तो डेट करोगे तो वो करंटली जो भी आपकी डेट है वो शो कर देगा, ठीक है। डेट कमांड से हम डेट को देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने सिंपली देखना है तो आप इस तरह डेट कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको जैसे अकेला टाइम देखना है तो उसके लिए अलग से है। जैसे ये है डेट प्लस परसेंटेज टी, ठीक है। तो इसने सिर्फ टाइम बता दिया। अगर मैं यहाँ पे अकेला डी कर दूँगा तो ये अकेली डेट बताएगा। अगर हमने सिंपल डेट लिखा था तो ये सारा आपका दिन भी बता रहा था, महीना भी बता रहा था, ये डेट भी बता रहा था, उसके बाद टाइम भी बता रहा था, सारा कुछ, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग जो है ऑप्शन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है हु एम आई, ठीक है। हु एम आई, तो हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे कौन हूँ मैं, जी डी एस डी नाम के यूज़र से। हु एम आई मतलब क्या करता है, जो भी यूज़र ने लॉगिन किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद एक कमांड आती है सिंपल हु। तो हु के क्या है कि जितने भी आपके अगर आप हु कमांड दोगे तो इस सिस्टम के ऊपर जितने भी बंदे लॉगिन होंगे उन सभी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिलहाल एक ही बंदा लॉगिन है तो सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर बहुत सारे, अगर ये आप नेटवर्किंग में कनेक्टेड होंगे और बहुत सारे बंदे आपके इस सिस्टम में लॉगिन कर रखे हैं तो जब आप हु चलाओगे तो ये सारे बंदों की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक कमांड आती है क्लियर। क्लियर अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है तो आप क्लियर लगा दो, जो भी कुछ था आउटपुट वो सारी क्लियर होगी, ठीक है। जैसे हम पहले कैल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप जैसे स्क्रॉल अप करोगे तो ये आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मैंने ये अभी मुझे कुछ नहीं देखना तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कमांड मतलब उसने ऊपर वाला क्लियर करके आपको नई विंडो जो एक प्रोवाइड कर दी। क्लियर का मतलब सिर्फ इतना ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बीसी। बीसी होता है आपका कैलकुलेटर, ठीक है, बेसिक कैलकुलेटर। तो ये क्या करता है, जैसे आपने लिखा इको, मैंने कुछ प्लस माइनस करना तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 20-6, ठीक है। ये पाइप का सिंबल होता है, ये आगे हम स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये एंटर करके देता हूँ। देखिए अब क्या किया, इको मैंने किया 20 में से 6 को माइनस किया करना था, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। अब इसकी जो आउटपुट आई, मतलब इको की आउटपुट क्या आएगी, 20-6। जो अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूँ इको 20-6, अगर मैं ऐसे सिंपल लिख दूँ तो इसके आउटपुट क्या है, देखो 20-6 अकेला आ गया। तो इसकी जो आउटपुट है, पाइप क्या करती है, पहले वाले की आउटपुट को दूसरे की इनपुट बना देती है। यानी कि 20-6 को किस में भेज दिया, इसने बीसी में भेज दिया, बीसी ने इसको कैलकुलेट करके हमें 14 आंसर दे दिया था। तो अब पूरी कमांड अगर आप टाइप करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं आपके वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वाइल्ड कार्ड्स का क्या मतलब है, ये हमने डॉस में भी आपने स्टडी कर रखे हैं, तो इवन हमने डीबीएमएस में भी ये देखे थे। तो वाइल्ड कार्ड्स में क्या है, आपके पास 3 तरह के इसमें वाइल्ड कार्ड है, स्टार, क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट, ठीक है। तो ये तब यूज़ होंगे जब आपने सर्चिंग वगैरह करनी है ना, या आपने मल्टीपल अगर करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप स्टार का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ star.txt, इट मीन्स सारी फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन txt है वो सारी फाइल्स जो है मैं उनको देख रहा हूँ या मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिख देता हूँ a*.txt तो मतलब मैं उन सारी फाइल्स की बात कर रहा हूँ जिनका नाम जो a से स्टार्ट होता है, आगे जितने मर्जी उनके करेक्टर्स हों और लास्ट में वो टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क, अगर मैं इसी को क्वेश्चन मार्क के साथ रिप्रेजेंट करूँ, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क डॉट टी, तो मैं उन सारी टी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनका जो नाम में सिर्फ एक ही करेक्टर आता है। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख दूँ ए क्वेश्चन मार्क डॉट टी, तो इट मीन्स मैं उन सभी फाइल्स को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है और उसमें टोटल सिर्फ 2 ही करेक्टर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली सिंगल करेक्टर, सिर्फ सिंगल करेक्टर को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ब्रेसेस होती हैं ये रेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, रेंज को या सर्टेन करेक्टर्स, या आप इसमें वैल्यूज़ जो है पहले से लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह लिख देता हूँ, अभी इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं क्वेश्चन मार्क डॉट, अब जो इसकी एक्सटेंशन है वो आपकी या तो टी से स्टार्ट होनी चाहिए, या आपकी डी से स्टार्ट होनी चाहिए, या एक्स से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं मान लो स्टार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैं उन सभी फाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनका जो नाम में सिर्फ एक ही करेक्टर है। उसके बाद जो उसकी एक्सटेंशन जो है वो स्टार्ट किससे होगी, या टी से, या डी से, या एक्स से, और उसके बाद जितने मर्जी अक्षर हों। ठीक है, यहाँ आप इस तरह कर लो कि ये आप ऐसे कर लो 0 to 9 डॉट टी, तो मैं उन सभी फाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनके जो नाम है वो न्यूमेरिक वैल्यू में है, यानी कि 1 डॉट टी, 2 डॉट टी, 3 डॉट टी, इस तरह। ठीक है, तो ये आप वाइल्ड कार्ड्स जो हैं इनका आप यूज़ करोगे आगे आगे कमांड्स में, मतलब इनको सर्चिंग के लिए आप बोलो, सीधा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस वगैरह इंस्टॉल की होगी अगर आपने पाइथन या जावा वगैरह, तो उसमें आप एक पाथ वगैरह सेट करते हो। यहाँ आपने डॉस में भी, अगर आपको याद हो तो डॉस में भी हम पाथ सेट करते थे। हम बोलते थे कि जब भी आप जैसे रन पे जाते हो तो आप कोई कमांड लिखते हो तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो पाथ में उस फाइल को जो है जिस पाथ में जिस एड्रेस के बारे में हम बताया गया होगा उस एड्रेस पे उन फाइल्स को ढूंढने की कोशिश करता है आपका सिस्टम। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नॉर्मली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। जैसे विंडोज़ में होते हैं वैसे आपके लिनक्स में होते हैं। तो लिनक्स में क्या है कि आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो हैं ये कुछ डेटा को जो होल्ड करके रखते हैं, और इस डेटा को डायरेक्टली आप यूज़ नहीं करते, आपकी एप्लीकेशंस इसको यूज़ करती हैं। एप्लीकेशंस यूज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल, मतलब ये आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी इनमें पड़ी होती हैं, मतलब जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरत है जिन वैल्यूज़ की, वो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हर वेरिएबल का एक नाम होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं लिनक्स में या लाइनक्स में, तो वो कौन से आपके शेल। ठीक है, शेल क्या बताता है कि आप कौन सी शेल को यूज़ कर रहे हो। अब लाइनक्स में आपकी शेल्स होती हैं सी शेल, उसके बाद बैश, के शेल भी होती है अलग अलग, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू बैश होती है। ठीक है, तो ये बताता है कि आपने किस शेल को आपने यूज़ करके इंटरप्रेट करना है। मतलब शेल हमने क्या पढ़ा था, कमांड इंटरप्रेटर, तो कमांड इंटरप्रेटर आपके पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सी के होता है। ठीक है, कि ये सिंपल बैश शेल होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बैश शेल का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास टर्म। ठीक है, टर्म हम टाइप ऑफ द टर्मिनल, ठीक है, कौन सी टर्मिनल को आप यूज़ कर रहे हो। यूज़र, ये वेरिएबल वैल्यू करंट, जो भी यूज़र ने लिनक्स में लॉगिन किया होगा उसकी वैल्यू इस आपको वेरिएबल में मिल जाएगी यूज़र में। ठीक है, PWD होती है आपकी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन PWD में होगी, उससे पहले वाली की वैल्यू होगी ओल्ड PWD में। ठीक है, उसके बाद LS कमांड के जो आउटपुट आते हैं उसके कुछ कलर्स होते हैं, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ होती है, LS कलर में। ठीक है, मेल एक कमांड होती है, मेल एक आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है जिसमें आपका करंट यूज़र का मेल बॉक्स का पाथ लिखा होता है, कि मतलब करंट यूज़र को जो भी मेल आएगी वो कहाँ पे जाएगी। उसके पाथ बाद जो है वो पाथ है, ये तो हमने पहले बात कर ली कि पाथ में क्या है कि जब भी आप किसी कमांड को रन करने की कोशिश करते हो तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसको पाथ वाले में ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद LANG होता है लैंग्वेज, ये आपके करंट लैंग्वेज या लोकलाइज सेटिंग को जो है वो स्टोर करके रखता है। होम एक आपके पास वेरिएबल होता है, ये आपको करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है। ठीक है, तो अगर आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू को देखना है तो उसके लिए कमांड जो है हमारे पास वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास कमांड है echo
आपने सिर्फ डॉलर लगाना होता है और उसका नाम लिखना होता है। जैसे मैंने पाथ लिख दिया, तब पाथ का सारी डिस्क्रिप्शन जो आ गई। अब इको मैंने अगर कर दिया होम, तो अगर आपने मतलब किसी भी वेरिएबल की, इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू देखनी तो इको करके डॉलर लगा देना, तो वो उसका बता देगा। अभी मेरा होम क्या है, होम के अंदर GGDSD। अब इसमें भी क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला फॉरवर्ड स्लैश है ये बताता है रूट, मतलब आपकी रूट डायरेक्टरी में सबसे पहले होम होगा, होम के अंदर GGDSD होगा। तो होम एक डायरेक्टरी होगी, होम के अंदर GGDSD होगी। अगर यहाँ से भी हम देखेंगे, जैसे हमने कल भी देखा था, फाइल्स में चले जाओगे तो ये भी आपके रूट को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए, ये आपका रूट हो गया, तो रूट के अंदर ये होम आ गया, होम के अंदर ये GGDSD आ गया। तो ये मेरा जो है मतलब ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए पाथ ऊपर भी बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम मतलब इस तरह हम देख सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। और ये एक्चुअल में भी आपके GUI में भी आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यूज़र की वैल्यू देखनी है तो आप करोगे ही इको डॉलर यूज़र। मैंने इस तरह अगर कर दिया तो अभी करंट यूज़र कौन है, GGDSD, ठीक है। तो अगर आपने वेरिएबल की जो वैल्यू अगर सेट करनी है तो ये हम बहुत सोच समझ के सेट करते हैं। अगर हमें एक्चुअल में पता होगी कि हमने क्या हमारा उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसका सिंटेक्स क्या है, आपने सिंपल लिखना होता है वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू आपने वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे डॉलर न्यू वेरिएबल, ये हमने कोई वेरिएबल अपनी तरफ से बना दिया, उसकी वैल्यू कर दी 1 2 3 4 5। इस तरह आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो, पर वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। हम इनको हम नॉर्मली तभी चेंज करते हैं अगर हमें ज़रूरत है या हमें प्रॉपर नॉलेज है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो अगर आपने इसकी वैल्यू को देखना तो आप करोगे इको डॉलर न्यू वेयर, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 5 जो है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप वेरिएबल को जो है इसको इनिशियलाइज करते हो। अगर आपने डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ अनसेट वेरिएबल का नाम आप लिख दोगे। हम ये कर लेते हैं, नया तो हम बना सकते हैं, तो नया हम बना के यहाँ पे देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, डॉलर न्यू वेयर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। सॉरी, न्यू अकेला लिखा है। न्यू, वो जो डॉलर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था बाय डिफ़ॉल्ट को, ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू न्यू वैल इधर लिखा 1 2 3, ठीक है। तो ये वैल्यू सेट हो गई। अब यहाँ पे करोगे इको डॉलर न्यू वेयर, तो ये 1 2 3 शुरू हो जाएगा। अगर मुझे अनसेट करना है तो मैं अनसेट कर दूंगा न्यू वेयर, ठीक है। और अगर अब मैं दोबारा इको डॉलर न्यू वेयर करके देखूंगा तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डॉलर है ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा था डिफ़ॉल्ट को, जो डिफ़ॉल्ट आपका प्रॉम्प्ट आता है, ये प्रॉम्प्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। हमें डॉलर लगाना नहीं है, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू देनी है। और इको जब उसकी वैल्यू को चेक करना तब हमने डॉलर उसके आगे लगाना है, ठीक है। तो ये थे आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। उसके बाद जो आपकी आती हैं कमांड्स वो आएंगी आपकी फाइल के रिलेटेड, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन और पाइपिंग, ये आपकी नेक्स्ट है। तो इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार बार, रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब उसके एग्जिस्टिंग डायरेक्शन को हमें चेंज करना है। फिलहाल जो आपकी आउटपुट है वो आपकी टर्मिनल पे आती है, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आती है, और जो आप आउटपुट लेते हो वो आप जो है वो कीबोर्ड से जो है वो उठा रहे हो। पर अगर आप चाहते हो कि आप आउटपुट जो है टर्मिनल के अलावा किसी फाइल पे भेजना चाहते हो, और आप जो इनपुट है वो भी कीबोर्ड के अलावा आप फाइल से लेना चाहते हो, तब आप इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का जो है वो यूज़ करोगे। तो अगर आपने इनपुट जो है रिसीव करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है ये वाला सिंबल, ठीक है। आपका ये वाला सिंबल आ जाएगा लेस देन, अगर आपने इनपुट को रीडायरेक्ट करना है। और अगर आपने आउटपुट को रीडायरेक्ट करना है तो आपके पास
ये ग्रेटर देन सिंबल आता है, या आपके पास ये अपेंड सिंबल आता है। ठीक है, ये होगा कैसे, अब ये हम देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अभी इको हेलो, तो अभी हेलो प्रिंट हो गया है ना। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो स्क्रीन पे ना प्रिंट हो, किसी फाइल पे जाए, तो मैं लिखूँगा इको हेलो। अब मैं इसको आउटपुट को भेज रहा हूँ, तो मैंने ग्रेटर देन सिंबल लगा दिया। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फाइल 1, तब फाइल 1 में जो हेलो चला गया। अब हमें चेक करना है, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास कैट फाइल, इसकी कमांड कैट ls फाइल 1। ओके, इसको दोबारा करते हैं, इको हेलो फाइल 1 डॉट txt कैट फाइल 1। ठीक है, तो पहले क्या था कि मैंने txt फाइल नहीं बनाई थी, तो इसलिए प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो दोबारा कर लेते हैं, क्लियर कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इको हेलो। ठीक है, तो ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है वो आपका फाइल पे प्रिंट हो, तो मैं कर रहा हूँ इको हेलो, इसको मैंने रीडायरेक्ट कर दिया फाइल 1 डॉट txt फाइल में इसको भेज दिया। अब फाइल में गया या नहीं चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, कैट फाइल 1 डॉट txt, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या है, हेलो के आगे एक और वैल्यू लिखनी है, तो मैं लिख देता हूँ इको वर्ल्ड। ठीक है, अब मेरे को एग्जिस्टिंग फाइल में ही ऐड करना है, तो मैं डबल ग्रेटर देन लगाऊंगा, मैं लिखूंगा फाइल 1 डॉट txt। ठीक है, अब दोबारा इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। कंटेंट्स को व्यू करने का हमारे पास कमांड है कैट, तो हम कैट करते हैं फाइल 1 डॉट txt। अब देखिए हेलो के नीचे आ गया अपने आप उसका वर्ल्ड। तो इसी तरह जो है आप इनपुट रीडायरेक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। तो इनपुट रीडायरेक्शन के लिए हमें लेस देन सिंबल लगाना होता है। जैसे अभी मैंने करना है, फ़िलहाल मैं कर रहा था कैट फाइल 1 डॉट txt, अगर मैं कर रहा हूँ, है ना, तो इसमें आपका आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर ये तो सिंपल इसकी इनपुट आ रही है, अगर मैंने इस तरह भी इसको लिख दिया ना कि आप जो है इनपुट कहाँ से उठाओ, फाइल 1 डॉट txt से, तब भी ये चल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका इनपुट लेता है, मतलब इस कमांड को इनपुट कहाँ से मिल रही है, फाइल 1 से मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह आप इनपुट रीडायरेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है जैसे पाइपिंग को, तो पाइपिंग में क्या है, पाइप में ये वाला पाइप होता है, इसको हम पाइप बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पहले कमांड लिखी होती है, जो हमने अभी पहले एग्जांपल की थी, इको 20-6, तो अब ये 20-6 इसकी जैसे आउटपुट क्या आई 20-6, तो अभी मुझे इसको भेजना है BC में, बेसिक कैलकुलेटर में। तो हम क्या करेंगे, इको यानी कि इको की आउटपुट हमें किस में भेजनी है, BC में भेजनी है। तो पाइप लगा दिया, BC लगा दिया। अब पहले वाले की जो आउटपुट है, इसकी आउटपुट BC की इनपुट बन जाएगी, इसे हम बोलते हैं पाइप। अब जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ये जो है माइनस करके आपको बता देगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी सॉर्ट कमांड। तो सॉर्ट कमांड को करने से पहले हमें फाइल्स को कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। सॉर्ट का मतलब है यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो जब आप सॉर्टिंग करते हो तो सॉर्टिंग के कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ सॉर्टिंग। आपके सॉर्टिंग के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है कि पहले तो आप जब आप सॉर्टिंग करोगे किसी फाइल पे, तो सबसे पहले नंबर्स आएंगे, देन आपके करेक्टर्स आएंगे। अगर करेक्टर्स की जब नंबर आ गया तो वो किस ऑर्डर में होंगे, अल्फ़ाबेटिकली। अब अल्फ़ाबेटिकली में भी जो है लोअर केस को पहले आएंगे और अपर केस वाले उससे बाद में आएंगे। तो ये सारी इसकी थ्योरी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जो है पहले फाइल एक क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप देखिए हमारे पास कमांड होती है कैट ग्रेटर देन, मैं कर रहा हूँ फाइल 2 डॉट txt, इस फाइल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने डाल दिया, जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले एप्पल्स। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 1 ऑरेंज, मैंने 1 उसके आगे जानबूझ के लगाया है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ पियर्स, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कीवीज़, अभी ये मैंने कैपिटल में लिखा है। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लास्ट में
सेम ही वर्ड लिख रहा हूँ, कीवीज स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैट के साथ हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल डी दबाओगे तो ये फाइल जो है सेव हो जाएगी। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस डी। अब इस फाइल को देखना है तो आप सिंपल कैट फाइल 2.txt करके देख लेना, तो ये फाइल आपको जो है शो हो जाएगी। अभी ये सॉर्टेड नहीं है, आप देख सकते हो, है ना। तो अगर आप हमने इसको जो सॉर्ट करना है तो सॉर्ट की हमारे पास कमांड है, आपने लिखना है सॉर्ट, फाइल का नाम देना है फाइल 2.txt। अगर लिख देते हो तो अब देखिए सबसे पहले आया नंबर वाली वैल्यू, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी सबसे पहले स्मॉल लेटर वाला आया, फिर बड़े लेटर वाला आया, फिर आपके पास नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो ये आपने जो है मतलब जो हमने सॉर्टिंग के रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये काम हो गया, ठीक है। तो अगर आपने इसको रिवर्स करना है, उल्टा करना है, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो आप लगाओगे -r, तो ये उल्टे ऑर्डर में जो है ये पहले वाले से जो है ये मतलब ये असेंडिंग बोल दो, ये इसको आप डिसेंडिंग बोल दो, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कट कमांड, ठीक है। अब जो कट कमांड है वो क्या करती है, एक फाइल में से कुछ वैल्यूज़ को जो है डिलीट करती है कॉलम वाइज या कॉलम की रेंज के हिसाब से। अब कॉलम ऐसे माना जाता है नीचे को, ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड। जैसे अभी हम फाइल 2 पे ही जो है कट कमांड चला के दिखा देते हैं। तो कट कमांड का क्या सिंटेक्स है, कट कमांड लिखना है, उसके बाद आपने -c लिखना है, मतलब कॉलम, कौन से कॉलम को देखना है, मैंने सेकंड कॉलम को देखना है, किस फाइल का देखना है, फाइल 2.txt अगर कर दूंगा तो क्या क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए ई कैपिटल आई। अभी ये चेंज हो सकता है क्योंकि अभी हमें ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। इसके आउटपुट देखते हैं, ये आनी चाहिए POE कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है। एंटर कर दो, POE कैपिटल आई स्मॉल आई, क्योंकि हमने जो है ये ओरिजिनल फाइल ये वाली थी। इसका सेकंड कॉलम देख लो, सेकंड कॉलम में P आया, उसके बाद O आया, फिर E आया, फिर कैपिटल आई आया, फिर स्मॉल आई आया, तो यही हमारा इधर आ गया, ठीक है। मैं दोबारा इसको कैट कर देता हूँ, फाइल 2.txt, फाइल को हम व्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो है ये हो गया सिंपल, एक अगर कॉलम चाहिए, अगर आपको रेंज चाहिए तो आप करोगे कट -c, रेंज बता दोगे आप कहाँ से कहाँ तक, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम तक या तीसरे कॉलम तक मुझे वैल्यू चाहिए। तो अब इसका फाइल 2.txt करोगे तो पहले 3 अक्षर आ जाएंगे सिर्फ, ठीक है। अगर आप कर दोगे इसकी रेंज इस तरह लिखोगे, मान लो मैंने ये लिख दी, तो मुझे क्या है कि ये थर्ड कॉलम से मुझे स्टार्ट करना, उसके बाद जो कुछ है सारा प्रिंट हो जाए। तो अब ये थर्ड से शुरू कर देगा, ये देखिए PLES आ गया, इसका रेंज आ गया होगा, इसका ARS आ गया, इसका WIS आ गया, इसका स्मॉल WIS आ गया, ठीक है। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, अगर मैंने इस तरह कर दिया, ये देखिए अभी लास्ट का मैं 2 से उठा लेता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट के 2 से उठा लेंगे तो अब एंटर प्रेस करेंगे, अब ये देखिए ये क्या हुआ, ये सिर्फ इसने 2 वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। मतलब 2 तक, स्टार्टिंग कहाँ से का नहीं बताया, नहीं 2 तक जाएगा, 1 से 2 तक, मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू देनी थी वो हमने दी नहीं, अब 2 तक जाएगा, तो पहली 2 वैल्यूज़ इसने सारी उठा के दे दी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो कट कमांड को, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी पेस्ट कमांड। अब पेस्ट कमांड क्या करती है, आपकी 2 फाइल्स को जो है मर्ज करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है फाइल्स दे रखी हैं, हम इन्हीं को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास अभी जो है फाइल हम जो है इनको ओवरराइट कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, कैट फाइल 1 को पहले ओवरराइट कर देते हैं। फाइल 1.txt को ओवरराइट करने के लिए हमें करना पड़ेगा कैट ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसको ओवरराइट कर रहे हैं ग्रेटर देन लगा के, तो इसमें लिख दिया हमने यूनिक्स, उसके बाद हमने लिख दिया लाइनक्स, उसके बाद हमने लिख दिया डॉस। तो अब कंट्रोल D करोगे तो ये सेव हो जाएगी। जो फाइल 2 है उसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए सेम फाइल 2। अब देखिए अगर सेम फाइल को अगर आप दोबारा लिखोगे सेम इस आउटपुट वेरिएबल के साथ, मतलब आउटपुट रीडायरेक्शन के साथ, तो क्या है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स जो वो ओवरराइट हो जाएंगे। तो हमारे पास पहले एप्पल्स ऑरेंज वगैरह सब कुछ था, अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वही आएगा, डेडिकेटेड सर्वर ओपन सोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैं नीचे आ गया तो मैं दोबारा ऊपर नहीं जा सकता इसमें, जब ऐसे फाइल में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसी का जो सॉल्यूशन है वो आगे आप जाके पढ़ोगे VI एडिटर, ठीक है। तो उसमें क्या आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। इसमें तो क्या, जब आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए तो पुरानी लाइन पे जाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो अभी मैं दोनों फाइल्स को जो व्यू कर रहा हूँ, कैट फाइल 1.txt, मैंने पहली फाइल को देख लिया, इसमें ये आउटपुट आ गई है, और सेकंड फाइल में आपने जो लिखा वो आ गया।
अब मैं करता हूँ इनको पेस्ट, है ना। तो पेस्ट क्या करेगी, दो फाइल्स को मर्ज करेगी। तो मैंने पेस्ट किया फाइल 1.txt, फाइल 2.txt। तो जब आप पेस्ट करोगे तो क्या है कि दोनों फाइल्स के जो भी कंटेंट्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे और उनमें सेंटर में स्पेस आ जाएगी। तो आप देखिए पहले यूनिक्स आ गया, उसके बाद टैब आ गया। टैब है एक्चुअल वर्ड यहाँ पे, टैब एज अ डेलीमीटर। डेलीमीटर होता है जो आपको सेपरेट करता है। तो यूनिक्स के बाद डेलीमीटर, फिर डेडिकेटेड सर्वर, फिर लाइनक्स, फिर उसके बाद डेलीमीटर, फिर ओपन सोर्स। ये एज इट इज़ आपका मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब के साथ होगा। अगर आपने डेलीमीटर को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, पेस्ट, उसके बाद लगाओगे -d। मुझे डी डेलीमीटर को चेंज करना है। क्या डेलीमीटर लगाना है, ये पाइप लगानी मान लो, ठीक है। तो अब एंटर प्रेस करूँगा तो अब क्या आ गया, यूनिक्स, उसके बाद क्या आ गया, ये पाइप आ गई। तो डेलीमीटर हमने चेंज कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर क्या है आपका, टैब, ठीक है। अगर आपने ये डेलीमीटर कुछ नहीं लगाना, सिक्वेंशियल ऑर्डर में करना है तो आप क्या करोगे, पेस्ट -s लगा दोगे तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में कर देगा। और डेलीमीटर यहाँ पे आप कॉमा चेंज कर दो, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर मतलब पहले फाइल की सारी रीडिंग करेगा, उसके बीच में कॉमा लगाता जाएगा, फिर दूसरे फाइल का, ठीक है। तो ये देखिए पहले यूनिक्स पढ़ लिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया, लाइनक्स पढ़ लिया, फिर कॉमा, फिर डॉस, फिर डेडिकेट, फिर नेक्स्ट फाइल में चला गया, फिर उसकी एक वैल्यू उठाई, कॉमा लगा दिया, दूसरी वैल्यू उठाई, कॉमा लगा दिया, इस तरह, ठीक है। तो ये था आपका पेस्ट कमांड, हम कैसे चलाते हैं। अब इसके बाद आपके पास आती है कमांड टी, ठीक है। कमांड क्या आती है आपकी, टी। अब टी कमांड क्या करती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे टी कमांड क्या करती है, ये आपका टी है। तो ये टी पॉइंट क्या करता है, आपको दो पॉइंट्स में आपको डिवाइड करता है। जैसे हम टी पॉइंट, आप इसको ऐसे बोलोगे तो यहाँ से दो रास्ते निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारे पास अभी तक क्या हो रहा है, जहाँ तो आउटपुट, या तो आपकी आउटपुट फाइल पे जा रही है या आपके टर्मिनल पे जा रही है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो मैं फाइल पे भेज रहा हूँ मुझे टर्मिनल पे साथ के साथ ही दिखाई दी जाए। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हम फाइल 1 के ऊपर हमने कुछ डाटा भेजा था तो हमें फाइल 1 को दोबारा व्यू करके देखने की ज़रूरत पड़ रही थी कि उस फाइल में क्या डाटा गया है, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम कमांड चलाएं उसका स्क्रीन के ऊपर भी आउटपुट आए, मतलब आउटपुट टर्मिनल के ऊपर भी आए और वो आउटपुट फाइल में भी चले जाए। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है टी, ठीक है। तो ये कैसे चलती है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए हमने लिखा, जैसे हम चलाते हैं ये ls कमांड है ना, तो ये ls कमांड होती है लिस्टिंग, ये आगे हम देखेंगे भी, है ना। तो हम क्या करें, ls कमांड की जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे भी आनी चाहिए और वो एक फाइल में भी जानी चाहिए। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ फाइल 3.txt। अब एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो ls की ये जो आउटपुट है, ये आप देख सकते हो, ये वाली जो आउटपुट है, ठीक है, ये सेम आपकी यहाँ पे भी आई है, नीचे को भी आई है, और ये सारी की सारी जो है आपकी फाइल 3 में भी चलेगी। अब फाइल 3 को भी आप चेक कर सकते हो, कैट फाइल 3.txt अगर करोगे तो उसमें भी यही सारा कुछ होगा, ये सारा कुछ वही है, सेम ही है, ठीक है। तो टी कमांड क्या करती है, आपकी सेम आउटपुट को टर्मिनल पे भी शो करती है और उसी आउटपुट को आपकी फाइल पे भी भेज देती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रेप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेप, GREP, ठीक है। ग्रेप जो है ये, या इनको रेगुलर एक्सप्रेशंस भी बोला जाता है। तो ये हम इससे क्या करते हैं, हम सर्च ही करते हैं मेनली, ठीक है। हम नंबर, स्पेशल सिंबल्स को जो सर्च कर सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ठीक है। तो जो भी आप ग्रेप में जो भी आप सर्चिंग क्राइटेरिया बताओगे, तो अगर वो सर्च क्राइटेरिया मतलब जिस लाइन, जो लाइन उस सर्च क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगी वो लाइन जो आपकी प्रिंट होगी, बाकी प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ये कमांड होती है कि ls तो मतलब होता है लिस्टिंग। जैसे आप वहाँ पे पढ़ते थे dir अपना डॉस में, कि आपकी डायरेक्टरीज को सारी की बताती है कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे होती है ls अगर -l करोगे तो लॉन्ग लिस्टिंग, मतलब उसकी पूरी डिटेल बताएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये सारी डिटेल आ गई, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे, अब मैं चाहता हूँ कि वो वाली जो है डायरेक्टरीज शो हों जिनके नाम में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे txt वर्ड है मान लो, है ना, तो वो वाली फाइल सिर्फ शो हो, तो हम क्या करेंगे, ls पाइप लगा देंगे, ग्रेप यहाँ पे हम कर देंगे txt। अब देखते हैं क्या आता है ये। तो अब ये सिर्फ इसने txt को हाईलाइट कर दिया और सिर्फ वो 3 फाइल्स ही शो की, बाकियों को हमने शो ही नहीं किया। तो ग्रेप यहाँ पे काम आएगा,
ठीक है, मतलब आपने कोई कमांड लगाई, उसमें से आपको सिर्फ सिलेक्टेड लाइंस चाहिए कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप ग्रेप लगा दोगे। अब इसके अंदर जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो आपके वैसे यूज़ होंगे, स्टार जो हम यूज़ करते थे, या आप 0 to 9 यूज़ करते थे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जो हमने 3 वाइल्ड कार्ड्स पढ़े हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क और रेंज वाला, वो तीनों आप यूज़ कर सकते हो ग्रेप में। ठीक है, अब ग्रेप के कुछ आगे आपकी इसके आगे डिटेल भी है कि अगर आप किसी ऑप्शंस को कुछ यूज़ करते हो, जैसे हम ये यूज़ करके देख लेते हैं -v। तो अब देखो, अगर -v किया तो इसने टेक्स्ट वाली को छोड़ के बाकी सारी शो कर दी हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप -v लगा दोगे तो जो पैटर्न के साथ मैच नहीं होंगी लाइंस वो प्रिंट करेगा। अगर आप v नहीं लगा रहे थे तो जो पैटर्न के साथ मैच हो रही थी वो प्रिंट कर रहा था। अगर आप n करते हो तो वो लाइन नंबर भी बता देता साथ में। जैसे मैंने ये n लगा दिया यहाँ पे, तो ये लाइन नंबर भी बता देगा कि लाइन नंबर कौन सा है, 7, 8 और 9। अगर आप इसमें गिनोगे टोटल तो ये 7, 8 और 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 3 4 5, ये इसको 1 गिनना है, ये 1 2 3 4 5, क्योंकि आउटपुट में से गिन रहा है ना इसे कौन सी लाइन है, तो ये 7th 8th और 9th लाइन पे आपका आ रहा है txt फाइल्स। ठीक है, ऐसे -l लगा दोगे तो ये फाइल नेम सिर्फ बताएगा, उसकी एक्सटेंशन नहीं बताएगा। अगर -c लगा दोगे तो ये काउंट बता देगा कि कितनी फाइल्स जो हैं वो टोटल मैच हुई। अगर -c लगा दो सिर्फ काउंट बता रहा है, 3 लाइंस मैच हुई हैं। ठीक है, आई लगा दोगे तो ये अपर केस और लोअर को इस दोनों को मैच करेगा। नॉर्मली यहाँ पे क्या आता है कि ये केस सेंसिटिव हो जाता है, आपकी जो स्मॉल वैल्यू है उसको एज अ स्मॉल ही अल्फ़ाबेट सर्च करता है, और जो कैपिटल लेटर है अपर केस वाला लेटर उसको एज अ अपर लेटर ही सर्च किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अभी फाइल सिस्टम इसमें लाइनक्स में, कि फाइल सिस्टम क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आप जो है अभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर्स में कि फ़ाइल क्या होता है। तो फाइल क्या है, आपका बेसिक यूनिट होता है ना, स्टोरेज का, कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपका फ़ाइल को हम मान के चलते हैं। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है, फाइल्स को, कलेक्शन ऑफ फाइल्स को आप डायरेक्टरीज भी बोल देते हो, या फिर आप बोलते हो कि फाइल्स को हम डायरेक्टरीज़ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, हर फाइल की एक लोकेशन होती है। लोकेशन यानी कि वो सी ड्राइव के अंदर जैसे हम पढ़ते थे कि यूज़र फोल्डर के अंदर कहाँ पड़ी हुई, ये उसकी लोकेशन आ गई। ठीक है, अब हर लोकेशन में जो फाइल नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ही फ़ोल्डर है मेरा, यूज़र नाम का फ़ोल्डर है, या जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, विंडोज़ में हम फोल्डर वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस डायरेक्टरी में सेम नेम की 2 फाइल्स नहीं हो सकती एग्जैक्टली। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया abc.txt, अब दोबारा फाइल मैं सेम बना रहा हूँ abc.txt, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे जो फाइल नेम है वो 256 कैरेक्टर्स तक का जो है वो अलाउड है, पर 256 कैरेक्टर्स में भी आपके जो फर्स्ट 32 कैरेक्टर या 64 कैरेक्टर्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लाइनक्स का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, इसमें डिफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपने 2 नाम लिख लिए, दोनों 256 कैरेक्टर के नाम हैं, पर पहले 32 कैरेक्टर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो वो 32 कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। तो मान लीजिए पहले 32 कैरेक्टर जो बिल्कुल सेम है और उसके आगे वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, तब भी मेरा सिस्टम जो है ये दोनों फाइल्स को सेम ही मान के चलेगा। इट मीन्स अगर आप चाहते हो कि दोनों के नाम में डिफरेंस हो तो आपको पहले फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स में जो है वो नेम में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी फ़ाइल्स के बारे में थोड़ा सा हो गया। उसके बाद अब नेमिंग कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं कि जब हम नाम देते हैं, क्योंकि ये आपका स्पेशल टॉपिक होता है कि फ़ाइल को हम नेम कैसे कर सकते हैं। तो जो फाइल्स का नाम है वो केस सेंसिटिव है, आपकी लाइनक्स के केस में केस सेंसिटिविटी है। आप अपर केस, लोअर केस, डॉट को यूज़ कर सकते हो, पर डॉट को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि डॉट को जो है हम एक्सटेंशन के हिसाब से मान के चलते हैं, इसलिए हम डॉट को जो अवॉइड करेंगे। अंडरस्कोर को आप यूज़ कर सकते हो, आप स्पेस को भी यूज़ कर सकते हो, पर स्पेस को भी हम जो है अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक रूट, जो ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लाइनक्स में जो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली रूट। ठीक है, उसके बाद जब फाइल नेम हमने देना है तो हमने बात कर ली कि 256 कैरेक्टर का हो सकता है, पर उसमें से भी फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स में कोई डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो फाइल का नाम जो डिफरेंट माना जाएगा। अगर आपका 33rd कैरेक्टर डिफरेंट है तो उस केस में भी हम जो है फाइल का नाम सेम ही मानेंगे, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स का ही यूज़ करते हैं।
उसके बाद आपके आते हैं फाइल टाइप्स कि आपके पास फाइल्स कितनी तरह की हैं। तो आपके पास यूज़र फाइल होती हैं, यूज़र फाइल मतलब सिंपल फाइल्स जो आप क्रिएट करते हो, खुद अपडेट करते हो। उसके बाद आते हैं आपके सिस्टम डेटा, ये वो वाली फाइल्स होती हैं जिनका जो यूज़ है वो सिस्टम ही करता है, यानी कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करता है या आपका लाइनक्स सिस्टम इसको यूज़ करता है। उसके बाद आते हैं आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ये आपकी होती हैं बाइनरी फाइल्स जिनको जो आपके प्रोग्राम्स वगैरह आपने इंस्टॉल कर रखे होते हैं, जिनमें आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी डायरेक्टरीज़ की। डायरेक्टरीज़ क्या चीज़ हैं? तो डायरेक्टरीज़ को जो है कई जगह लिखा होता है कि डायरेक्टरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कई जगह हम बोलते हैं कि इट इज़ अ लॉजिकल नेम। ये सिर्फ हमने लॉजिकल नेम दे दिया कि फाइल्स बहुत सारी इकट्ठी होगी, उन सभी को इकट्ठा करके उनको एक लॉजिकल नाम दे दिया। ठीक। अब इसमें जो आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो आपका हायरार्किकल यूज़ किया जाता है। हायरार्किकल यानी कि आपका एक पेरेंट डायरेक्टरी होगी, उसके आगे आपकी चाइल्ड डायरेक्टरी होगी, है ना। तो ये चाइल्ड डायरेक्टर किसी और का पेरेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे ये ग्रैंड चाइल्ड आप इस तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी लाइनक्स में जो डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर है वो आपका रूट से स्टार्ट होता है। रूट के बाद आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल्स आ जाती हैं, जैसे होम आएगा, फिर बिन आ जाएगा, ठीक है, फिर डेव आ जाता है, इस तरह कुछ आपकी यूज़र आ जाता है। ये कुछ आपकी डायरेक्टरीज होगी, पर जो स्टार्टिंग है वो रूट से होगी। रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल फॉरवर्ड स्लैश से। उसके बाद ये आपकी सब डायरेक्टरीज बन गई। ठीक है। सब डायरेक्टरीज के अंदर जो है आपकी और सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं। अब इसमें जो है वो लिमिट कोई नहीं है कि आप एक डायरेक्टरी के अंदर कितनी और डायरेक्टरीज बना सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी सिर्फ स्टोरेज स्पेस के। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो गया पेरेंट डायरेक्टरी, एक हो गया आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब जो चाइल्ड डायरेक्टरी है जिसमें अभी अभी हम काम कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। और एक इसमें वर्ड आता है होम डायरेक्टरी। एक पेरेंट डायरेक्टरी हो गया कि हमारे से ऊपर जो डायरेक्टरी बैठी हुई है उसको पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें हम काम कर रहे हैं। एक होती है होम डायरेक्टरी, इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है। होम डायरेक्टरी मतलब जो मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है। जैसे हमने बात की कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो उसकी होम डायरेक्टरी बन जाती है। जैसे हमारे केस में क्या थी, होम GGDSD। ठीक है। तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी को हमने कैसे देखा था, अभी वेरिएबल से देखा था, $होम के साथ, इन्वायरमेंट वेरिएबल के साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी मतलब जो मेरी अपनी डायरेक्टरी उस यूज़र, जैसे हम होम। तो डायरेक्टरीज़ के नाम भी आप कुछ मतलब जो फाइल के नेमिंग सिस्टम है वही डायरेक्टरी के हैं। बस आपने ध्यान के रखना है कि डायरेक्टरी के केस में फॉरवर्ड स्लैश को हम डायरेक्टली रूट मान के चलते हैं। कहीं भी अगर ये वाला सिंबल आ गया स्टार्टिंग में तो इसे रूट मानेंगे, उसके बाद अगर मानेंगे तो डिफरेंशिएट। जैसे ये लिखा था हमारे केस में होम, फिर फॉरवर्ड स्लैश आ गया था, फिर आ गया था GGDSD। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला स्लैश आया है इसका मतलब हो गया ये रूट डायरेक्टरी है, मतलब रूट के अंदर होम डायरेक्टरी है। अब इस वाली स्लैश का मतलब है कि ये GGDSD जो है होम डायरेक्टरी के अंदर है, तो ये होम पेरेंट बन गया और GGDSD आपका चाइल्ड बन गया। ठीक है। तो लाइनक्स में जो है कुछ आपकी जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती हैं, ये यहाँ पे पहले से कुछ डायरेक्टरीज बनी होती हैं। ठीक है। तो उन डायरेक्टरीज़ के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है, सबसे पहले होम आएगी आपकी रूट। ठीक है। रूट डायरेक्टरी जो है इसमें आपका सारा का सारा लाइनक्स जो है वो इंस्टॉल होता है, या एक्चुअल लाइनक्स प्रोग्राम इसी में सारा का सारा होता है, सारी सब डायरेक्टरी इसके अंडर ही होंगी। उसके बाद आती है आपकी होम। तो इसमें क्या है कि आपके यूज़र का होम डायरेक्टरी मतलब यूज़र जो भी काम करेगा इस डायरेक्टरी के अंदर ही काम करेगा। उसके बाद आती है बिन। बिन मतलब आपका बाइनरी, तो जो भी आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं, लाइनक्स के बेसिक प्रोग्राम है, वो सारे के सारे बिन में होंगे। उसके बाद इसमें कि यूज़र डायरेक्टरी बनती है। ठीक है। तो यूज़र में क्या है कि यूज़र के रिलेटेड जो भी डायरेक्टरीज़ है, उसने अपने रिलेटेड जो डायरेक्टरीज़ बनाई हैं, पर्सनल कह लो एक किस्म की, वो सारी इसमें होंगी। ठीक है। जैसे अब यूज़र, हर यूज़र का, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो कई बार वो बोलता है ना कि यू वांट टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फॉर योर सेल्फ ओनली और एनीवन हु लॉग इन टू दिस सिस्टम। तो वो आपका यूज़र स्पेसिफिक हो गया। अगर आप अपने लिए लगाओगे तो वो आपकी बाइनरीज में चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे यूज़र बिन, तो ये वो वाले सॉफ्टवेयर या वो वाली यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम जो सिर्फ आप चलाते हो। ठीक है। इसी तरह आपके रिलेटेड यूज़र में एस बिन होता है, यानी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स कुछ हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है पूल, यूज़र स्पूल। ठीक है। स्पूल फाइल क्या कहते हैं, इसके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे मेल है,
और एक स्पूल है। तो मेल जो फाइल है ये आपका होल्ड करके रखती है जो भी आपकी मेल के रिलेटेड फाइल्स होंगी, ईमेल के रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी। और स्पूल जो भी आप प्रिंटिंग के लिए फाइल्स को भेज रहे हो वो सारा ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो स्पूल डायरेक्टरी में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है डेव डायरेक्टरी, इंपॉर्टेंट है ये। डेव डायरेक्टरी क्या है, अब जो लाइनक्स है वो हर चीज़ को एक फाइल ही मान के चलता है। लाइनक्स ट्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनक्स ट्रीट एवरीथिंग एज अ फाइल, हर चीज़ को वो फाइल ही मान के चलता है। तो जो भी आपकी इसमें आपकी जो भी डिवाइसेस लगी हैं उनको भी ये फाइल ही मान के चलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क लगी है तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा /dev HD0। तो मतलब ये हार्ड डिस्क 0, मतलब एक हार्ड डिस्क लगी हुई है इसके ऊपर। अगर 2 लगी हैं तो ये लिख देगा /dev HD1। अगर कोई फ्लॉपी डिस्क लगी है तो ये लिख देगा dev FD0, मतलब फ्लॉपी डिस्क है एक। तो लाइनक्स क्या करता है, इवन प्रिंटर का भी इसी तरह है, डेव में ही आपको प्रिंटर मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी डिवाइसेज अटैच है वो सारी की सारी एज अ फाइल्स अटैच, फाइल्स आपको मिलेंगी फाइल सिस्टम में। उसके बाद जैसे यूज़र के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स थी, तो उसी तरह आपके सिस्टम के रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स हैं जो ऑटोमेटिकली रन होती हैं, या कह लो कि सिस्टम की फाइल्स हैं, तो वो सारी एसबिन में मिलेंगी। आप इस तरह याद रखिए, एसबिन मतलब सिस्टम बाइनरीज, और ये सिंपल बाइनरीज, ये सिंपल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स हैं, ये सिस्टम के रिलेटेड है। ये यूज़र की सिंपल बाइनरीज हैं, और यूज़र के रिलेटेड अगर कुछ सिस्टम की बाइनरी फाइल्स है तो वो यहाँ पे स्टोर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो ये हम वैसे डॉस में हम पढ़ चुके हैं, मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिलेटिव पाथ मतलब जो करंट एड्रेस को रेफर करके आगे का एड्रेस दिया जाता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव। जैसे अभी मैं होम पे बैठा हूँ, तो होम के आगे अगर मुझे GGDSD को रिप्रेजेंट करना तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि GGDSD पे चले जाओ। इसका मतलब क्या है कि ये GGDSD जो है होम के आगे है, तो ये रिलेटिव पाथ हो गया। तो जो रिलेटिव पाथ होता है, इट डिफाइंस द पाथ रिलेटेड टू द करंट वर्किंग, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बेसिस पे हम अगला पाथ जब डिसाइड करते हैं, अगला रास्ता डिसाइड करते हैं, तो हम बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो हमेशा रूट से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा रूट से स्टार्ट होगा, यानी कि वो पूरा का पूरा पाथ होगा। अगर मुझे GGDSD भी लिखना है तो मैं रूट से स्टार्ट करूँगा, होम GGDSD। अगर मैंने ये लिख दिया तो ये हमेशा फिक्स है और ये कभी चेंज नहीं होगा और ये हमेशा सही रहेगा। पर मान लीजिए अभी मैं एस बिन में बैठा हुआ हूँ बाई चांस, वहाँ पे जाके अगर मैं फॉरवर्ड GGDSD लिख रहा हूँ तो वो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एस बिन के आगे GGDSD नहीं है। GGDSD किसके आगे था, होम के आगे। तो इट मीन्स जो रिलेटिव पाथ होता है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो चेंज हो जाता है। अगर आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज होगी तो आपका वो रिलेटिव पाथ जो वो इनवैलिड हो गया। बट अगर आपने एब्सोल्यूट पाथ दिया तो वो हमेशा वैलिड रहेगा और वो हमेशा रूट से स्टार्ट होता है, बस आपने ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइल एंड डायरेक्टरीज कमांड है, तो वो हम डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। तो फाइल एंड डायरेक्टरी कमांड में सबसे पहली जो कमांड होती है वो तो यही है जो मैंने आपको बताई थी पहले। तो कैट आप कर लीजिए कि कैट आपका, अगर आपने फाइल को क्रिएट करना है तो आप लगाओगे कैट ग्रेटर देन, और आपने फाइल को व्यू करना है तो आप सिंपल कैट फाइल का नाम दोगे। तो हमने ये अभी तक करके देख लिया है, ठीक है। ये हमारी कमांड एक हो चुकी है। कैट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ फाइल और टू व्यू एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी डायरेक्टरी अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या है आपके पास mkdir, ठीक है। तो mkdir मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्रिएट, तो ये फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर जाना है तो मुझे लिखना है cd टेस्ट, ठीक है। ये आप अभी देखिए, पहले हमारे पास ये हम होम डायरेक्टरी में काम कर रहे थे, अब हम उसके अंदर टेस्ट में यहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर आप काम करोगे अगर यहाँ पे हो। तो अगर आपको बाहर आना है तो cd, ये कमांड cd चल जाती है, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं mkdir, फिर चेक कर लेते हैं mkdir टेस्ट के अंदर एक और मैंने टेस्ट बना दिया, सॉरी ऐसे करते हैं, पहले cd टेस्ट चले जाते हैं, cd टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे करते हैं mkdir test1, अब कर दिया cd test1। तो अब मैं उसके आगे अंदर डायरेक्टरी में चला गया, ठीक है। अब ये इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आपने देखना है फाइल में जाके माई कंप्यूटर होम GGDSD के अंदर, यहाँ पे देखिए ये टेस्ट फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर एक और test1 बन गया, ठीक है। तो
अब मैं अगर इधर से cd करता हूँ तो मैं देखिए डायरेक्टली होम पे आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं cd हाइफन हाइफन करता हूँ तो ये कमांड यहाँ पे है नहीं, cd डॉट डॉट भी नहीं है, ठीक है। ये कमांड है नहीं पर बुक में आपकी लिखी हुई है। तो cd कमांड क्या करती है, आपको डायरेक्टली जो है रूट पे ले जाती है। तो अगर फॉरवर्ड स्लैश भी लगाओगे तो भी ये रूट पे लेके ले जाएगी, क्योंकि ये भी ये रूट की बात कर रहा है। रूट पे हम जा ही नहीं सकते, हम जा सकते हैं यहाँ पे हम सिर्फ अपनी होम डायरेक्टरी में। तो अगर आप अकेला cd लगाते हो तो आप होम डायरेक्टरी में चले जाते हो। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग अगर cd डॉट डॉट लगाते हो तो एक स्टेप पीछे आते हो, ठीक है। तो ये आप cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी को सिर्फ चेंज कर रहे हो, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग ये आपकी कमांड्स हैं तो आप उसको थ्योरेटिकल पॉइंट से समझ लेना। वैसे यहाँ पे सिर्फ दो ही कमांड काम करेंगी, एक cd और एक cd फॉरवर्ड स्लैश। cd का मतलब क्या है कि आप होम डायरेक्टरी पे जा रहे हो, और cd फॉरवर्ड स्लैश का मतलब रूट पे भी हम जा नहीं सकते क्योंकि हम ही अब सुपर यूज़र अभी नहीं है। उसके बाद आता है आपका pwd, ये आती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी करंटली आप डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसका आपको नाम दे देगा, ठीक है। अगर आपने किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड होती है rmdir, ठीक है। तो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ cd टेस्ट के अंदर मैं चला गया, अभी मैं करता हूँ rmdir, तो उसके बाद आपने नाम देना होता है। तो मैंने कर दिया test1, ठीक है। तो ये फाइल रिमूव हो गया। अगर अब मैं cd test1 करूँगा तो ये एरर देगा कि ऐसी कोई फाइल नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फाइल को क्रिएट करने का हो गया कैट, डायरेक्टरी को क्रिएट करने का हो गया mkdir, रिमूव करने का हो गया rmdir, करंट डायरेक्टरी को देखने का हो गया pwd, चेंज करने का हो गया cd। अब आ गया फाइल को डिलीट करने का। अब फाइल को डिलीट करने के लिए rm कमांड है अकेली, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे जाते हैं, पहले ls कमांड देख लेते हैं। ls होती है लिस्टिंग, मतलब इसमें के अंदर कौन कौन सी आ रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ रही है डेस्कटॉप, ये जो आपका ये जो ब्लू कलर की होंगी ये सारी डायरेक्टरीज होंगी, और जो वाइट कलर की होंगी ये सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। तो अभी मान लो जैसे मैंने फाइल 1 को रिमूव करना है तो मैं करूँगा rm फाइल 1, तो ये फाइल रिमूव होगी। अब दोबारा चेक करना है तो cd करो, अभी फाइल 1 सॉरी ls दोबारा करोगे तो यहाँ पे फाइल 1 नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे फाइल 1 नहीं है, इस केस में फाइल 1 था। तो rm क्या करता है, आपकी फ़ाइल को रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद आप पाथ दे सकते हो, वो आपको जैसे हम वहाँ पे करते थे डॉस में, आप पूरा पाथ एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो, रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो, जो भी आपने करना वो आप उस तरह कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने फ़ाइल को कॉपी करना है तो आपके पास कमांड है cp, ठीक है। आप कॉपी कर दोगे, एक को दूसरी जगह कॉपी कर सकते हो फाइल को, ठीक है। जैसे मैंने फाइल 1 को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, फाइल 1.txt को मैं कॉपी कर रहा हूँ टेस्ट के अंदर, तो मैं टेस्ट के अंदर कर देता हूँ इसको कॉपी। पूरा पाथ देते हैं हम, होम ggsd टेस्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर कॉपी होगी, चेक कर सकते हैं हम। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेस्ट में चले जाओ, यहाँ पे ls लगा दो, तो यहाँ पे फाइल 1.txt आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर ली। तो अगर हमने मूव करना है तो हमारे पास कमांड क्या है, मूव। तो अभी हम पूरा पाथ ही दे रहे हैं, होम ggsd के अंदर जो फाइल, अभी 2 को अगर मूव करेंगे तो 2 यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर 2 को यहाँ से मूव करेंगे तो होम से ये निकल जाएगी, है ना। तो फाइल 2 को हम रिमूव करके कहाँ डाल रहे हैं, टेस्ट में। तो मैं पूरा पाथ ही दे रहा हूँ, होम ggsd टेस्ट, ठीक है। ये मूव हो गई। तो अब यहाँ पे ls कर देते हैं, यहाँ पे फाइल 1 फाइल 2 दोनों आ गए हैं। अब cd करके बाहर चले जाएंगे, अब होम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे फाइल 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फाइल 2 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मूव हो गया। तो इस तरह जो है आप सारी कमांड्स जो है ये चला सकते हो। ls आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ls, mkdir, pwd, cd, rmdir, कैट हमने देख ली, mv देख ली, cp देख ली और rm देख ली, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस। तो इसको पहले देखने के लिए हम करेंगे ls-l, ये कमांड होती है लॉन्ग लिस्टिंग की। तो इस कमांड के ऊपर ही अभी आपका सारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस्ड है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं इसको, जो है ये अब ये इसका जो पहली वैल्यू है, ये देखिए ये इसका ना ग्रुप बने हुए हैं। तो जो पहली वाली वैल्यू है ये जो डी लिखा हुआ है, ये देखिए जहाँ पे तो डी लिखा है इट मीन्स वो डायरेक्टरीज है और इनका कलर जो होगा वो ब्लू होगा। अब ये कलर ब्लू है या नहीं है, ये हमने बात की थी ls कलर,
जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल था उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो ये अगर ये खाली है तो इट मीन्स ये फाइल है, तो जिनके लिए ये खाली है वो फाइल हो गया, बाकियों के लिए ये ब्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए ये तीन तीन ना, ये तीन का ग्रुप ले लो, ये अगले तीन का ग्रुप ले लो, और ये अगले तीन का ग्रुप, ये तीन तीन के ग्रुप बने हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये 9 टोटल हो गए, ठीक है। ये अब तीनों को हम ट्रिपलेट्स बोलेंगे। तो ये जो है ये आपकी परमिशंस को बताते हैं। तो ये पहला आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, एक्स मतलब एग्जीक्यूटेबल। अब दोबारा फिर आ गया रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। अगर ये कुछ नहीं लिखा मतलब डॉट आ गया, ये देखिए ये अकेला अगर डॉट आ गया तो इट मीन्स ये हमने कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। अब पहले वाली जो ऑप्शन है, ये पहले जो तीन है, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं यूज़र के लिए। ये जो पहले तीन है ये यूज़र के लिए बिलोंग करते हैं, और ये जो अगले तीन हैं ये परमिशंस किसके लिए बताते हैं, ग्रुप के लिए। और ये जो लास्ट वाले तीन हैं ये इंफॉर्मेशन बताते हैं अदर के लिए, ठीक है। कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। अब मतलब पहली जो ऑप्शन है ये बता रही है कि डायरेक्टरी है या फाइल है, ये अगली तीन ऑप्शंस बता रही है परमिशंस यूज़र के लिए, उसके अगली तीन ऑप्शन ग्रुप वालों के लिए परमिशन बता रही हैं, उसके अगले तीन वाली जो ये अदर के लिए परमिशंस बता रही हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट आता है ये आता है हार्ड लिंक, इसको हम बोलते हैं हार्ड लिंक। हार्ड लिंक मतलब इसके कितने लिंक हैं, मतलब इसकी कितनी कॉपीज है, आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब एक नाम है, इसके दो नाम हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका ग्रुप, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट आता है आपका यूज़र आईडी, ये आपका यूज़र आईडी है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आती है आपकी यूज़र आईडी। उसके बाद जो अगली ऑप्शन है ये बताती है आपको ग्रुप के बारे में कि आपका ग्रुप कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रुप। उसके वाली जो अगली ऑप्शन है ये आपको बताती है साइज़, क्या इसका साइज़ क्या है इन बाइट्स। ये आपका सिर्फ डेट एंड टाइम आ गया, ये उसका फाइल का नाम लास्ट में आ गया, ठीक है। तो फाइल परमिशंस में क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है ये आपकी डायरेक्टरी या फाइल को बता रही है, उसके अगली वाली परमिशंस भी कैसे बता रही है, पहला यूज़र को, दूसरी ट्रिपलेट ग्रुप को, तीसरा ट्रिपलेट मतलब तीन वैल्यूज़ जो इकट्ठी हैं अदर को। तो इसके लिए इसको यूजीओ भी बोल देते हैं, यूज़र ग्रुप एंड अदर, ठीक है। अब यूज़र कौन हुआ है, जिसने फाइल बनाई होती है। ग्रुप वो किसके ग्रुप में बिलोंग करता है। अब हम सिस्टम में भी क्या है ग्रुप बना देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोग्रामर्स के अलग ग्रुप हो गए, टेस्टर्स के अलग ग्रुप हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर के अलग ग्रुप हो गए, अकाउंट्स के अलग ग्रुप हो गए। अब ग्रुप की क्या ज़रूरत होती है कि हम जो परमिशन है एक से ज़्यादा बंदों को देना चाहते हैं पर सभी को नहीं देना चाहते। जब हमारे पास ये कंडीशन है कि हम परमिशन तो एक से ज़्यादा लोगों को देना चाहते हैं पर सभी को नहीं देना चाहते, तब हम क्या करते हैं उनके ग्रुप बना देते हैं। और अदर मतलब ना वो बंदे ग्रुप में हैं ना वो खुद ओनर हैं, उसके अलावा जो कुछ भी बचे वो सारे अदर में चले गए, ठीक है। तो इनकी परमिशंस हम जो है ये डिसाइड कर लेते हैं। अब परमिशन हमने तीन तरह की पढ़ ली, रीड मतलब आप रीड कर सकते हो, राइट मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो, और एक्स मतलब एग्जीक्यूट, आप उसको चला के देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड्स हैं। अगर आपने फर्स्ट ये अभी यूज़र को चेंज करना है यानी कि उसके ओनर को चेंज करना है, आपने ओनर को अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है chown, ठीक है। तो ये कमांड कैसे चलती है, आप लिखते हो chown, उसके बाद लिखोगे आप ओनर का नाम, और उसके बाद आप लिखोगे फाइल का नाम। मतलब आप क्या चाहते हो इस फाइल का जो ओनर है ये बन जाए, आपको आपके पास यहाँ पे ओनर मल्टीपल होने चाहिए, हमारे पास है नहीं तो हम ये कमांड अभी चला के देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ही यूज़र है एक ही ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ओनर का नाम चेंज कर दोगे तो फाइल का जो ओनर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कोशिश हम ये करते हैं कि जब हमने ये कमांड चलानी है ना, ये chown या जो भी हम डिस्कस करेंगे हम उन फाइल्स पे चलाएं जो हमने खुद क्रिएट कर रखी हैं। जैसे ये मैंने ये 2 फाइल्स मैंने क्रिएट कर रखी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो फाइल्स हमने क्रिएट कर रखी हैं हम उन्हीं पे चलाएं। मतलब हम यूज़र डिफाइंड फाइल्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम जो सिस्टम फाइल्स हैं उनकी परमिशन वगैरह चेंज कर दें तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम आए। तो कोशिश क्या करेंगे हम यूज़र डिफाइंड फाइल्स के ऊपर ही मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो अगर आपने ओनर चेंज करना है तो आपके पास chown की कमांड होती है। अगर आपने ग्रुप को चेंज करना है, ठीक है, तो आप लिखते हो ch ग्रुप का नाम, और देन आप फाइल नेम बता दोगे, मतलब इस फाइल का ये वाला ग्रुप आपका हो गया, ठीक है। ये सेमीकोलन नहीं है, ये आपका ग्रुप का नाम हो गया,
ठीक है, परमिशंस हमने बात कर ही ली है। ठीक है, अब 30 जो लास्ट इंपॉर्टेंट आती है वो आती है परमिशंस को अगर आपने चेंज करना है। किसको चेंज करना है आपने? परमिशंस को चेंज करना। अब इसकी कमांड जो वो बहुत बढ़िया है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अब मान लीजिए आपने परमिशंस को चेंज करना है। अब परमिशंस हम 3 बंदों के लिए चेंज कर सकते हैं, या यूज़र के लिए, या ग्रुप के लिए, या अदर के लिए। तो हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम यूज़र की बात कर रहे हैं, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, या हम ठीक है, मतलब हमने किसकी परमिशन चेंज करनी है। ठीक है, तो हम यूजीओ के हिसाब से ये काम करते हैं। तो इसमें भी क्या है कि आपका जो, अगर आपने परमिशन लगानी है तो आप प्लस कर दोगे, अगर आपने परमिशन हटानी है तो आप माइनस लगा दोगे। ठीक है, अब जो परमिशंस होती हैं ना, वो भी 2 तरह की होती हैं। यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हो, और आप जो है सिंबॉलिक सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो हम जो सिंबल्स का यूज़ करेंगे, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, रीड, राइट और एक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड क्या है, chmod। अब ये याद रखना कि यहाँ पे chmod है, मतलब जब हमने मॉडिफाई करना है, परमिशंस को मॉडिफाई करना है। जैसे ओनर के केस में chown था, ग्रुप के केस में chgroup था, परमिशन के केस में chpr नहीं है, chmod है, chmod। उसके बाद हमने चेंज किसकी करनी है, यूज़र की, या ग्रुप की, या अदर की। उसके बाद हमने जहाँ परमिशन देनी है तो प्लस, अगर निकालनी है तो माइनस, दोनों में से एक वैल्यू देंगे। क्या हम दे सकते हैं या रीड की, या राइट की, या एग्जीक्यूट की, एक्स। उसके बाद हमने फाइल का जो है वो नाम लिखना होता है। ठीक है, तो इसकी जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम करते हैं डॉलर के आगे हम लिख देते हैं chmod प्लस, सॉरी जी, ग्रुप को हम दे देते हैं, ग्रुप को और अदर को प्लस आर, मतलब रीड की परमिशन दे दी, फाइल का नाम दे दी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं सीधे ही। मान लीजिए ये हमारे पास है, यहाँ पे हम करके देखते हैं। हमारे पास फाइल 1 की भी परमिशन देखो क्या है, ये फाइल है, इसको हम चेंज। अब ये देखिए, ये इसको भी एग्जीक्यूट की नहीं है, यूज़र को भी एग्जीक्यूट की नहीं है, और अदर को भी एग्जीक्यूट की नहीं है। तो हम ये कमांड लगा के देखते हैं। हम लिखते हैं chmod यूज़र, सॉरी अदर, एंड ग्रुप को भी और अदर को भी क्या देनी है, एग्जीक्यूट की देनी है, प्लस एक्स। ठीक है, फाइल 1.txt। तो ये अब चेंज होगी। अब दोबारा ls माइनस एल करके देखो। अब यहाँ पे देखो ये मॉडिफाई हो गया, ये देखिए ये ग्रीन कलर का हो गया, यहाँ पे ये मॉडिफाई भी हो गया कि ये एग्जीक्यूटेबल है अब। ठीक है, ये हमने इसकी परमिशन चेंज कर दी। अब मैं इसकी परमिशन क्यों चेंज कर पाया, क्योंकि मैं खुद ही इसका ओनर हूँ, तो मैं जो मर्जी परमिशन जिसको मर्जी दे दूँ। ठीक है, अब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमने अगर परमिशन चेंज करनी है तो हमारे पास ये chmod की कमांड है। तो हमने अगर यूज़र के लिए देने यहाँ पे यू लिख देंगे, अगर तीनों के लिए लिखना है तो यूजीओ लिख देंगे, अगर एक के लिए लिखना है तो अकेला जी, अकेला ओ, प्लस एक्स प्लस आर, जो भी आपने करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आप इकट्ठे भी लगा सकते हो, जैसे प्लस एक्स और प्लस आर की इकट्ठे भी लगा सकते हो। अगर आपने ये वापस लेनी है तो आप इस तरह करो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, मैं तीनों ले लेता हूँ अभी, रीड की भी, राइट की भी और एग्जीक्यूटेबल की भी। ठीक है, अभी एल एस दोबारा करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये खाली हो गया, दोनों सारी हमने वापस ले ली। तो आप ये कमांड्स को यूज़ कर सकते हो chmod को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तो मैं ये चेंज कर पा रहा हूँ, पर जब मैंने फाइल क्रिएट की थी तो ये ऑटोमेटिक कैसे आई? बाय डिफ़ॉल्ट भी तो इसकी वैल्यू कुछ आई है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे आती है, उसके लिए हमारे पास होता है यू मास्क। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होती है, यू मास्क की ऑप्शन होती है। ठीक है, यू मास्क होता है यूज़र फाइल क्रिएशन मास्क। तो जब भी आप कोई फाइल या डायरेक्टरी करते हो तो जो यू मास्क की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन हो जाती हैं। अगर आपने देखना है कि आपके यू मास्क की क्या सेटिंग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके इधर आपने सिर्फ यू मास्क लिखना है, यू मास्क लिख दो। ठीक है, अब इसको एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0002। ठीक है, मतलब ये अब ये ज़ीरो का क्या मतलब है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद ये इसके मतलब होते हैं रीड राइट, ये हम अभी बात कर लेते हैं। इसका ना टेबल होता है, मतलब ये सेटिंग के अकॉर्डिंग
इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल रही हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब ये मिल कैसे रही है वो हम बात कर लेते हैं। इसका एक टेबल होता है, अगर आपकी 0 वैल्यू है, ठीक है, अब ये सेम है, ये 3 सेट हैं, ठीक है, ये पहला डायरेक्टरी के लिए होगा, ये 3 फाइल्स के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला यूज़र के लिए, फिर ये दूसरा ग्रुप के लिए, और तीसरा जो है ये अदर के लिए, ठीक है। जो पहली वाला 0 है वो यू के लिए बिलोंग करता है, दूसरे वाला 0 जी के लिए, और तीसरे वाला 2 जो है ये अदर के लिए। तो अगर वैल्यू 0 है तो आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो। अगर ये वैल्यू 1 है तो आप रीड और राइट कर सकते हो। अगर ये वैल्यू 2 है तो आप रीड कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो वही डायरेक्टरी के लिए, या एग्जीक्यूटिव फाइल अगर है तो, है ना। तो यहाँ पे अगर ये 3 है तो रीड कर सकते हो। इस तरह ये पूरा टेबल बना हुआ है 7 तक। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, फिलहाल हमारी वैल्यू क्या है 002, यानी कि हमारे यूज़र की क्या वैल्यू बननी चाहिए, रीड राइट, क्योंकि डायरेक्टरी नहीं है तो ये एग्जीक्यूटेबल बनेगी नहीं, ठीक है। और यूज़र ग्रुप के लिए क्या बनेगी, रीड राइट, सेम वही बन जाएगी। और 2 का मतलब क्या था, अकेला रीड, तो ये अकेली रीड और 2 हाइफन बनने चाहिए। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे मैच करके देख लो, इसके साथ मैच करके देखो ये सेम आ रही है या नहीं आ रही है। पहले हमारा रीड राइट हाइफन आ गया, फिर दोबारा रीड राइट हाइफन आ गया, फिर रीड के बाद 2 हाइफन आ गए। तो यानी कि इस टेबल के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कर होती हैं, और हम यू मास्क की वैल्यू जो वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमें यू मास्क की वैल्यू को चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, यू मास्क, हम भी हम कर नहीं रहे क्योंकि ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएंगी। करना है तो कर सकते हो, पर अभी मैं इसको नहीं चेंजेस कर रहा। अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, सिंपल यू मास्क, यहाँ पे वैल्यू दे दोगे 077। तो इस केस में 7 का जो मतलब होता है कि कोई परमिशन नहीं, नो परमिशन। तो मतलब यूज़र को सारी परमिशन है, बाकियों को कोई परमिशन नहीं। अभी हम करके देख ही लेते हैं, क्योंकि ये डमी ही है, अगर कुछ हो भी गया तो दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यू मास्क 077। अब दोबारा सेट करते हैं, यू मास्क 0077, ठीक है। तो ये सेटिंग आ गई। अब मैं फाइल एक नई क्रिएट करता हूँ, कैट फाइल 2 क्रिएट कर लेते हैं। फाइल 2 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, txt हेलो, ठीक है, कंट्रोल डी, इसको हमने कंट्रोल डी कर दिया, ये सेव हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं ls -l, अब यहाँ पे फाइल 2 बनी। अब देखिए मैंने क्या किया था, 077 मतलब यूज़र को सारा प्रोवाइड कर दिया है, मतलब रीड राइट की, ये देखिए ये रीड राइट की ऑप्शन इसको मिल गई है। 7 का मतलब था नो परमिशन, तो बाकियों को कोई परमिशन मिली ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, आपको कैसी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से परमिशंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 3 ऑफ योर सिलेबस। तो आपने सिर्फ ये कमांड्स जो है वो याद करनी है, इनको एग्जीक्यूट करके देख लेना, यही आपके प्रैक्टिकल में है। सो इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।